Hello, students. Welcome back. How are you all? I hope and I wish that you all are fine. And I'm very happy to see you here on my YouTube channel. My name is Yogesh Kochar, and we are ready with a new video lecture from our book, Flamingo, titled Poets and Pancakes, authored by Ashoka Mitran. This is a very lengthy chapter, guys. So let's start it without wasting a single moment. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस टाइटल का मीनिंग समझिए। पोएट्स का मतलब आपको पता है, पोएट्स का मतलब कवि। और पैनकेक्स, पैनकेक्स बच्चों वो जो आप खाते हैं केक्स, वो भी होता है। और यहाँ पे पैनकेक्स का मतलब है अ मेकअप मटेरियल, ठीक है। और ये मेकअप मटेरियल जो है वो काफ़ी पहले के टाइम में बहुत अधिक यूज़ किया जाता था। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इसमें ये बताया गया है कि साउथ इंडिया में जो स्टूडियोज़ थे, वहाँ पर आर्टिस्ट जो मूवीज़ में काम करते थे, फ़िल्म्स में काम करते थे, उनका मेकअप जो है वो इसी मेकअप मटेरियल से किया जाता था, ठीक है। इसके बारे में आप बहुत कुछ जानेंगे, बहुत सारे पोएट्स के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस लेसन में। तो चलिए धीरे-धीरे जानते हैं सबके बारे में। सबसे पहले इस लेसन के राइटर के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने ये पूरा लेसन लिखा है। ये उनकी फोटोग्राफ है अशोका मित्रन जी की, और 1931 में इनका सिकंदराबाद में जन्म हुआ था, ठीक है। और अगस्त 2017 में यह स्वर्ग सिधार गए थे। इनका पूरा नाम बताता हूं मैं आपको। अशोका मित्रन वॉज द पेन नेम ऑफ जगदीशा त्यागराजन, यानी ये बुक्स में अपना नाम जो है वो अशोका मित्रन लिखते थे, बट इनका पेन नेम हुआ, बट इनका रियल नेम जो है वो है जगदीशा त्यागराजन। ये एक भारतीय राइटर थे, और इनको रिगार्ड किया जाता है कि यह आज़ादी से पहले पोस्ट इंडिपेंडेंट तमिल लिटरेचर के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल राइटर थे, ठीक है, बहुत ही प्रभावशाली। तो और जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 1931 में सिकंदराबाद में हुआ, और अगस्त 2017 में ये स्वर्ग सिधार गए। ये एक तमिल राइटर थे, और ये याद कर रहे हैं अपने उन वर्षों को जो इन्होंने जेमिनी स्टूडियोज में बिताए। बच्चों ये वर्ड के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक जेमिनाई और एक जेमिनी। आई एम सपोज टू यूज जेमिनी, आप जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, अपनी एक बुक में लिखा है, इस स्टूडियोज में इन्होंने जो वर्ष बिताए एज एन एम्प्लॉय। और बुक का नाम है माई ईयर्स विद बॉस, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। यानी भारत में रहने वाले लोगों के जीवन के हर पक्ष या पहलू पर, हर एस्पेक्ट पर फिल्मों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें बताया है इन्होंने। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई वॉज सेट अप इन 1940। जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में स्थित था, और इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। ये भारत की बहुत ही प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली एक संस्था थी। क्या बनाने के लिए? फिल्में बनाने के लिए। और कब? इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, यानी जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुआ, फिल्में प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, तो उन दिनों में ये संस्था बहुत ही प्रभावशाली संस्था थी। इट्स फाउंडर वॉज एस एस वसन। जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक कौन थे? एस एस वसन, ठीक है। ये उनकी फोटोग्राफ है, दैट्स ऑन योर स्क्रीन। और ये उनके बारे में ब्रीफ इंट्रो है। सुब्रमण्यम श्रीनिवासन इनका पूरा नाम था, और इन्हें पॉपुलरली एस एस वासन के नाम से ही जाना जाता था। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट, राइटर, एडवर्टाइजर, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बिजनेस टाइकून। माय गॉड, व्हाट अ वर्सेटाइल मैन ही वाज। एनीवेज, the duty of Ashoka Mitran in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings. अशोका मित्रन की जेमिनी स्टूडियो में क्या ड्यूटी हुआ करती थी? न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को कट आउट करना, यानी उसके कट आउट निकालना। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, और कई सारी इंफॉर्मेशन तो उन्हें बाय हैंड लिखनी पड़ती थी। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, हालांकि उनका काम इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं था। He was the most well informed of all the members of the Gemini family. लेकिन अगर हम बात करें जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले जितने भी लोग थे, उनमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड अगर कोई व्यक्ति था जिसको सबके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज थी, वो थे हमारे अशोका मित्रन जी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। तो आगे हम जो अंश पढ़ने जा रहे हैं या लेसन पढ़ने जा रहे हैं, वो उनकी बुक में से है, जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस,
ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Pancake उस मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है जिसको Gemini Studios में ट्रक में भर भर के खरीदा जाता था। Greta Garbo must have used it. Miss Gohar must have used it. Vaijanti Mala must also have used it. अशोका मित्रन बता रहे हैं कि इसका प्रयोग ग्रेटा गर्बो ने किया होगा। ग्रेटा गर्बो कौन थी? शी वॉज अ स्वीडिश एक्ट्रेस एंड हर नेम वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, और मिस गोहर वॉज एन इंडियन सिंगर। वैजंती माला शी वॉज एन एक्ट्रेस। राइटर कह रहे हैं इन सब ने पैनकेक नामक मेकअप मटेरियल का अवश्य ही प्रयोग किया होगा, बट रति अग्निहोत्री may not have even heard of it, बट उनके बाद के समय की अभिनेत्रियों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया रति अग्निहोत्री का। ठीक है, इन तीनों की फोटोग्राफ में आगे आपको दिखाता हूं। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। जेमिनी स्टूडियो में एक मेकअप डिपार्टमेंट था जो थोड़ा सीढ़ियां चढ़ करके एक ऐसी बिल्डिंग में आता था जिसके बारे में ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि वहां पर कभी रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था। स्टेबल मतलब होता है घुड़शाला, जहां पे घोड़ों को खड़े करते हैं, या अस्तबल। ठीक है, ये उनकी फोटोग्राफ है। ग्रेटा गार्बो, मिस गोहर एंड वैजयंती माला। अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। शहर में लगभग दर्जन भर ऐसी और बिल्डिंग्स थी जो माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव का निवास स्थान हुआ करती थी। ये रॉबर्ट क्लाइव की फोटोग्राफ है एंड मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है जी। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। रॉबर्ट क्लाइव का जीवन काल बहुत कम रहा और उस कम जीवन काल में भी वह बहुत ही कम समय मद्रास में रहे, पर फिर भी ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ बहुत कुछ किया। A lot of moving, besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. उन्होंने भारत के दूर दूर के इलाकों में असंभव लड़ाइयाँ भी लड़ी और उसके अलावा उन्होंने यहाँ विवाह भी किया। मेडन मतलब होता है गर्ल ऑफ वेरी यंग एज। हर एज वॉज जस्ट 17 एंड द नेम वॉज मिस मार्गेट। उनसे उनका विवाह सेंट मैरीज चर्च में हुआ, जो कि कहाँ पे था? फोर्ट सेंट जॉर्ज में, मद्रास में। ठीक है जी। नाउ कम बैक टू द मेकअप रूम। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। अब बच्चों, हम जो पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं ना, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एज फार एज एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कंसर्न। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप रूम के बारे में या वहाँ के डिपार्टमेंट के बारे में। वो कैसा दिखता था अंदर से? बाहर से तो आपको पता लग ही गया कि वो कौन सी बिल्डिंग में था। ठीक है, और अंदर कौन लोग काम करते थे। ठीक है, इसके बारे में आपको अब पता लगेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है मेकअप रूम के ऊपर। ध्यान से समझिएगा। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। इसकी जो लुक थी कैसी थी? हेयर कटिंग सैलून की तरह थी, एक बार्बर शॉप, एक नाई की दुकान की तरह इसकी लुक थी। ठीक है, जिसमें सभी एंगल्स पर लगभग आधा दर्जन क्या लगे हुए थे? बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे। इस तरीके से आप देखिए। ठीक है, दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। ये सारी लाइटें बहुत ही, इनकैंडेसेंट का मतलब होता है वेरी ब्राइट, शाइनी और प्रोड्यूसिंग हीट। ठीक है, ये येलो कलर की होती है ना, अब तो एलईडीज आ गई, तो इनसे बहुत हीट निकलती थी। सो यू कैन इमेजिन द फ्यूरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो अशोका मित्रन कहते हैं कि आप इमेजिन कीजिए उन लोगों का कितना बुरा हाल होता होगा जो लोग यहाँ पे क्या कराने आते होंगे? अपना मेकअप। जिन भी आर्टिस्ट का यहाँ पे मेकअप होता था उनका तो बहुत ही बुरा हाल, मतलब एकदम बर्निंग एंड ब्लेजिंग, फ्यूरी मिजरी, बहुत बुरे हाल हो जाते होंगे। मतलब वो तो बहुत ज्यादा हीट से जल जाते होंगे।
The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जेमिनी स्टूडियोज में नेशनल इंटीग्रेशन कैसे स्टैब्लिश हो गई थी, यानी वहां पे राष्ट्रीय एकता कैसे नजर आती है, ठीक है, आजादी से पहले ही। तो आंसर समझिएगा। इसमें बताया गया कि जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड था पहले, वो एक बंगाली था। वो इतना बिग, इतना बड़ा हो गया मेकअप स्टूडियो के लिए, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया उसने। बिग से मतलब यहाँ पे ईगोस्टिक है, मतलब अहंकारी हो गया, कोई अहम आ गया उसे, ठीक है। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय अ धरवर कन्नेडगा। उसके बाद उसका स्थान किसने लिया, उसको सक्सीड किसने किया, एक महाराष्ट्रियन ने, जिसका एक सहायक था कौन, धरवर कन्नेडगा। इसके अलावा एक अन्य सहायक था जो आंध्रा से था, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, मद्रास का भारतीय क्रिश्चियन व्यक्ति था, एंड एंग्लो बर्मीज, और एक बर्मा का व्यक्ति था, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और सिंपल लोकल तमिल लोग वहां पे काम करते थे। अब ये लाइन समझिए, ऑल दिस शोज दैट, ये सब दिखाता है क्या, देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR and दूरदर्शन began broadcasting program on national integration। यानी इससे पहले ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होना शुरू हो, ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो, किस विषय के ऊपर, नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, यानी राष्ट्रीय एकता के ऊपर। इससे पहले ही आपको इसकी एक झलक या एक एग्जाम्पल आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, जी हाँ, मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, क्योंकि वहां पर अलग अलग स्टेट्स के, या कह सकते हो कि एक तो अन्य कंट्री से व्यक्ति था जो कि एंग्लो बर्मीज था। तो ये सभी अलग अलग समुदायों के, अलग अलग राज्यों के लोग थे जो वहां पर काम करते थे एक साथ मिलकर के, जो ये दर्शाता है कि वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन स्थापित हो गई थी इससे पहले कि ऑल इंडिया रेडियो द्वारा, दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो द्वारा राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं, लोगों को एकता की भावना सिखाने के लिए, ठीक है। आई थिंक ये आपको आंसर समझ आ गया। This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster। अशोका मित्रन बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक गैंग यानी समूह था, ये राष्ट्रीय जो नेशनली इंटीग्रेटेड मतलब राष्ट्रीयता से एक हो रखे हैं मेकअप मैन का, वो किसी भी डिसेंट लुकिंग व्यक्ति को, किसी भी सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को, जानते हो किस में कन्वर्ट कर देते थे, उसका मेकअप करके, हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड। हाइडियस का मतलब हॉरिबल यानी भयावह डरावना, क्रिम्सन मतलब रेड, और ह्यूड मतलब कलर, यानी वो किसी भी सुंदर या शिष्ट दिखने वाले व्यक्ति को एक लाल रंग के भयावह मॉन्स्टर में परिवर्तित कर देते थे, शैतान में। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, वापस पैनकेक वाला वर्ड आ गया, किसकी हेल्प से, जो ट्रक में लोड करके पैनकेक खरीदा जाता था ना, उसकी हेल्प से। एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो पोशंस एंड लोशंस होते हैं वो भी लगाए जाते थे, और किसी भी सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को एक लाल रंग के शैतान में परिवर्तित कर दिया जाता था। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अब उनको शैतान क्यों बनाया जा रहा है, मेकअप का मतलब क्या होता है, सुंदर बनाना। इसका आंसर आपको अभी मिलेगा। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, वो दिन खास तौर पे, मुख्य तौर पे इंडोर शूटिंग की हुआ करते थे, क्योंकि पुराना समय जो था उस समय ज़्यादातर जो शूटिंग है वो इंडोर हुआ करती थी, यानी स्टूडियोज में ही सब कुछ होता था। आजकल तो आउटडोर, और अब तो विदेशों में शूटिंग होती है। I suppose the sets and studios lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। अशोका मित्रन बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उस समय जो लाइट्स अवेलेबल थी, जिस तरह का लाइटनिंग इफेक्ट्स अवेलेबल था, जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं उन्हें इसीलिए अगली बनाया जाता था ताकि उन्हें मूवी में प्रेजेंटेबल बनाया जा सके। कहने का मतलब ये है कि लाइटनिंग इफेक्ट कुछ ऐसा होता था जिसके लिए मेकअप ओवर करने की आवश्यकता होती थी, इसीलिए उन्हें खूब सारा पैनकेक लगाया जाता था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी होता है कि उन्हें क्यों अगली बनाया जाता था, एक मॉन्स्टर क्यों बनाया जाता था।
मेकअप करके। अब एक क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस तरह की स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन थी मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो में। ठीक है, तो उसका आंसर समझिए। हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर, चेन, या एक तरीके से पद्धति या रीति चली आ रही थी, was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly. अब हायरार्की ये थी कि जो मुख्य मेकअप मैन हुआ करता था वो मूवी के जो चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं उनको वो अगली बनाएगा। अगली का मतलब मेकअप करेगा। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, और उसका जो सीनियर असिस्टेंट हुआ करता था, सहायक, वो सेकंड हीरो और हीरोइन का मेकअप करेगा। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, जूनियर असिस्टेंट जो है वो मेन कॉमेडियन का मेकअप करेगा, एंड सो फोर्थ। और इसी प्रकार ये हायरार्की वहां पे मेंटेन थी, चलती थी। So now I guess that you have understood that what kind of hierarchy was maintained there in the makeup department of Gemini Studios, right? तो ये आंसर आप कर लेंगे। The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. अब वहां पर मूवी के अंदर जब भी क्राउड शूटिंग होती थी, यानी भीड़ को दिखाना होता था मूवी में, तो उनका भी मेकअप किया जाता था। अब उनका मेकअप करने के लिए एक अलग से व्यक्ति रखा गया था और भीड़ का मेकअप करना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी। उसे ऑफिस बॉय कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है? ऑफिस बॉय। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। यहां तक कि जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में भी उन दिनों एक ऑफिस बॉय होता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट वेसल। जिस दिन क्राउड शूटिंग हुआ करती थी स्टूडियो में, भीड़ यानी मूवी में भीड़ को दिखाने के लिए भीड़ को बुलाया जाता था, तो उसका भी मेकअप किया जाता था। और भीड़ का मेकअप करने के लिए कौन था? ऑफिस बॉय। आप जिस दिन भीड़ का मेकअप करना होता था, आप उसे क्या करते हुए देख सकते थे? एक बड़े से वेसल में, वेसल का मतलब होता है बकेट या टैंक, जाइंट मैंने वेरी बिग, उसमें आप उसे क्या करते हुए? पेंट को मिक्स करते हुए देख सकते थे। पेंट यहाँ किसकी बात हो रही है? जी हाँ, पैनकेक्स की बात हो रही है, मेकअप मटेरियल की। स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और जो भीड़ की भूमिका अदा करने आते थे ना मूवीज में, उनके फेस पर वो स्लैप करता था, मतलब एक तरीके से उस मेकअप को पोत देता था, स्लैप कर देता था। ठीक है, द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। और मेकअप करते हुए उसका एक ही आइडिया, एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, क्या? कि जिन लोगों के फेस पर वो क्या कर रहा है? मेकअप कर रहा है, उनके फेस का एक भी पोर, एक भी होल ऐसा नहीं रह जाना चाहिए जो खाली रह जाए। यानी उसको क्लोज करना होता था किससे? मेकअप मटेरियल से, यानी पैनकेक से। ठीक है, ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय। अब अशोका मित्रन कहता है कि ये जो ऑफिस बॉय था वो एग्जैक्टली एक बॉय नहीं था, मतलब एक छोटी उम्र का लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वह अपने अर्ली 40s में था। अर्ली 40s मतलब व्हेन यू आर बिटवीन 40 to 44 ईयर्स ऑफ एज इज कॉल्ड योर अर्ली 40s। ठीक है, वो इस उम्र का था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट। वो बताते हैं कि वो कई वर्षों पहले स्टूडियो में किस आशा के साथ आया था, किस सपने के साथ आया था। वो एक्टर या फिर एक टॉप स्क्रीन राइटर या डायरेक्टर और संगीतकार, लिरिक्स राइटर बनने आया था। वो थोड़ा बहुत पोएट भी था, यानी कवि भी था। पोएट्स एंड पैनकेक्स। इन दोज डेज आई वर्क इन अ क्यूबिकल, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। अशोका मित्रन अब अपने बारे में बताएंगे यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि उन दिनों में एक क्यूबिकल में काम करता था। क्यूबिकल क्या होता है? यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट? दिस इज क्यूबिकल, अ स्मॉल ऑफिस और वर्कशॉप। ठीक है, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, जिसके दोनों तरफ क्या थी? फ्रेंच विंडोज थी। फ्रेंच विंडो किसे बोलते हैं? यू कैन रेफर दिस पिक्चर हियर। पेयर ऑफ ग्लास डोर यूजुअली ओपन आउटवर्ड टू अ गार्डन और अ बालकनी। ठीक है, इस तरीके के गार्डन की तरफ खुलते हैं, ग्लास डोर होते हैं। दीज आर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। वो कहते हैं आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। वो कहते हैं मुझे नहीं पता था उन दिनों की इन्हें फ्रेंच विंडोज कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क tearing अप न्यूज़पेपर डे इन डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। अब वो अपने
काम के बारे में बता रहे हैं कि उनकी क्या जॉब हुआ करती थी वहाँ पे। वो कहते हैं कि अगर आप मुझे देखेंगे तो आप वहाँ पर मुझे न्यूज़पेपर को टेयर अप करते हुए देखेंगे। न्यूज़पेपर में से वो कटआउट्स निकालते थे, क्लिपिंग्स, ठीक है। डे इन एंड डे आउट मतलब होता है सेम वर्क एवरी डे विदाउट एनी चेंज। रोज वो एक ही काम कर रहे होते थे। मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। अधिकतर लोग मुझे देख करके ये सोचा करते थे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं खाली हूँ। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। वो कहते हैं कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि बॉस भी लाइकवाइज मतलब सिमिलर ऐसा ही सोचा करते थे। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, तो कोई भी जो ये महसूस करता है कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, would barge into my cubicle and deliver an extended lecture। वो मेरे क्यूबिकल मतलब मेरी स्मॉल ऑफिस में बार्ज इनटू मतलब होता है एंटर विदाउट परमिशन, यानी घुस आता और आकर के मुझे एक लंबा चौड़ा लेक्चर डिलीवर कर देता। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। वो कहते हैं जो ऑफिस बॉय था ना, वो 41 to 44 years of age, वो कहता है कि उसने भी ये डिसाइड किया हुआ था कि जब भी वो आता वो मुझे एनलाइटन करता। एनलाइटन मतलब इन्फॉर्म करता, मेरा ज्ञान बढ़ाता। क्या कह करके, क्या बता करके मुझे कि किस प्रकार लिटरेरी मतलब साहित्यिक, रिलेटेड टू लिटरेचर, साहित्यिक टैलेंट को, यानी वो अपने बारे में बात कर रहा है बिकॉज ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज अ पोएट, वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड पर्वर्ट्स। वो कहता कि किसको, अशोकामित्रन को कहता कि हम जैसे साहित्यिक टैलेंट रखने वाले लोगों को उनका टैलेंट वेस्ट किया जा रहा है। कहाँ पे वेस्ट किया जा रहा है? एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो किसके लिए फिट हो, बार्बर्स या पर्वर्ट्स के लिए। बार्बर मतलब नाई और पर्वर्ट्स मतलब एबनॉर्मल पीपल, यानी मूर्खों के लिए, ठीक है। मतलब वो इस तरीके का गुस्सा अपनी झुंझलाहट आकर के निकालता, क्योंकि उसे कहाँ पे रखा गया था? मेकअप डिपार्टमेंट में। और वो कहता था कि डिपार्टमेंट किसका है? बार्बर्स का है, पर्वर्ट्स का है, यानी बेवकूफों का है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। वो कहता है मैं तो हमेशा क्राउड शूटिंग के लिए प्रार्थना करता था कि ये भगवान जल्द वो दिन आए जब यह बिजी हो जाए। किसमें? क्राउड शूटिंग में। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपेक्स। अशोकामित्रन बताते हैं कि उसकी एपेक्स मतलब लॉन्ग स्टोरीज से मुझे और कोई चीज नहीं बचा सकती थी, केवल एक ही चीज बचा सकती थी, और वो क्या? क्राउड शूटिंग, ताकि वो बिजी हो जाए, ठीक है। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly। वो कहते हैं कि जितने भी फ्रस्ट्रेशन के इंस्टांसेस आपको मिलेंगे वहां पे, यानी जब भी लोग वहां परेशान होते थे जिमानी स्टूडियोज में, तो आप देखेंगे कि सभी लोगों का एंगर जो है वो डायरेक्ट होता था, निर्देशित होता था एक सिंगल पर्सन यानी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो गुस्सा ओपनली हो या कवर्टली मतलब हिडनली, यानी इनडायरेक्ट। And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोठामंगलम सुब्बू। तो बच्चों अब यहाँ पे ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच आ रहा है। ये ऑलमोस्ट 2 पैराग्राफ आपका पूरा चलेगा, ये बहुत लेंथी है, ये ध्यान से पढ़ना। जब पहली बार ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था सीबीएसई द्वारा, ये लेसन जब उसमें था, ये तो अब दोबारा ऐड हुए हैं 2 years बैक, लेकिन पहले ये कोर्स में था, बाद में इसे हटा दिया गया और उसके बदले नॉवल को लाया गया। फिर नॉवल हट गई, अब ये चैप्टर वापस आ गया है। तो पहली बार इसमें से यही क्वेश्चन आया था, कोठामंगलम सुब्बू का कैरेक्टर स्केच। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति था ऑफिस बॉय, वो इस बात से पूरे तरीके से कन्विंस था कि उसके जितने भी वूज मतलब होता है प्रॉब्लम्स, इग्नोमिनी मतलब होता है लॉस ऑफ ऑनर यानी शर्मिंदगी यानी एम्बैरसमेंट, एंड नेग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा या अनदेखा करना। उसका मानना था कि मेरे साथ जो भी अनदेखी होती है मेरे टैलेंट की, या मेरे जितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, या मेरे को कोई ऑनर नहीं मिलता है, इन सब की वजह एक ही है और वो है कोठामंगलम सुब्बू। ये ब्लेम कौन करता था? ऑफिस बॉय करता था, ठीक है। सुब्बू वॉज दी नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। सुब्बू जो है वो नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियोज में। अब आप नंबर 2 क्यों बोलेंगे इसे? क्योंकि नंबर 1 तो वहां का बॉस ही होता है ना, और बॉस कौन था? यस, एसएस वसन। ही कुडंट have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had। जहां तक सुब्बू की बात करें तो सुब्बू को
बहुत एनकरेजिंग ओपनिंग नहीं मिली, कुछ ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं मिला फिल्मों में उसे। किसकी अपेक्षा में, किसकी तुलना में? ग्रोन अप मेकअप बॉय की तुलना में, यानी ऑफिस बॉय की तुलना में। जितना फिल्मों में उसको अच्छा एनकरेजिंग ओपनिंग मिला, उतना किसको नहीं मिला? सुब्बू को। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. ऑफिस बॉय की तुलना में सुब्बू को अपने जीवन काल में बहुत ही अनसर्टेन मतलब अनिश्चित और डिफिकल्ट टाइम से गुजरना पड़ा, बहुत ही कठिन समय से गुजरना पड़ा। For when he began his career, क्योंकि जब उसने अपना करियर प्रारंभ किया था, there were no firmly established film producing companies or studios. तो उस समय भारत में कोई फॉर्मली स्टैब्लिश्ड, कोई अच्छे से स्थापित फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं थी और ना ही कोई स्टूडियोज था। Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें, फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, तो शिक्षा के मामले में सुब्बू जो है वो कम पढ़ा लिखा था। किसकी अपेक्षा में? ऑफिस बॉय की अपेक्षा में। करेक्ट, ठीक है। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड। पर सुब्बू का एक ब्राह्मण के रूप में पैदा होना, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होना या बाय कास्ट ब्राह्मण होना, अपने आप में सुब्बू के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। इट वॉज अ क्वालिटी फॉर हिम, एक गुण था उसके लिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि पुराने समय में ब्राह्मण लोगों को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था, तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा ना होना, इट विल नॉट बी अ मैटर, बट अगर वो ब्राह्मण है तो उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उसके लिए वर्च्यू था। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन। अवश्य ही उसको ब्राह्मण होने की वजह से एक एफ्लुएंट सिचुएशन से, मतलब एक वेल्दी सिचुएशन, उसे काफी अच्छे तरीके से पूछा जाता था, उसे इंपॉर्टेंस दी जाती थी, एक्सपोजर दिया जाता था और लोग भी उसका अच्छा सम्मान करते थे, बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण। He had the ability to look cheerful at all times. सुबह में एक खास बात थी, वह हर समय प्रसन्न दिख सकता था, खुश दिख सकता था। Even after having had a hand in a flop film. सुब्बू ने फिल्म में काम भी किया, लेकिन उसकी फिल्म क्या रही? फ्लॉप रही। उसने फिल्मों में हाथ तो आजमाया, पर उसे सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद भी सुब्बू खुश दिख सकता था, ये उसकी एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी थी, उसकी योग्यता थी। If you will Google, you will find working him as an actor, and you'll find some images of Subbu. He always had work for somebody. उसके पास किसी ना किसी के लिए हमेशा वर्क हुआ करता था, काम हुआ करता था, मतलब वो लोगों को काम असाइन करता था जेमिनी स्टूडियो में। He would never do things on his own. वो खुद से कुछ काम नहीं किया करता था, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. अब सुब्बू क्या करता था? उसका जो सेंस ऑफ लॉयलिटी था, यानी जो उसकी वफादारी का भाव था, वो किसके प्रति था? उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन किसके साथ होता था? विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे बॉस की बात हो रही है, या उसके जो हेड्स होते थे, वो उनके प्रति बड़ा लॉयल था। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज। और उसके अंदर जो भी योग्यता थी, जो भी रचनात्मकता थी, जो भी क्रिएटिविटी थी ना, वो सभी किसके लिए प्रयोग करता था? किसके लिए यूज करता था? किसको लाभ पहुंचाने के लिए? अपने प्रिंसिपल्स को, अपने हेड्स को, अपने बॉसेस को। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। इसका ये मतलब होता है कि वो फिल्मों के लिए ही बना था। ही वॉज क्वाइट अप्रोप्रिएट फॉर फिल्म्स, मेड फॉर समथिंग और समवन, यानी किसी चीज के लिए स्पेसिफिकली बना होना। अब वो उसकी जो क्रिएटिविटीज थी या जो उसका टैलेंट था, वो ये बताता है कि वो बना ही फिल्मों के लिए था, ठीक है। He was a man who could be inspired when commanded. सुब्बू एक ऐसा व्यक्ति था, जब भी उसके बॉसेस उसको क्या करते? उसे कमांड करते, उसे ऑर्डर करते, वो इंस्पायर हो जाता, एक्साइटेड हो जाता उनकी हेल्प करने के लिए। कैसे? एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, द रैट फाइट द टाइग्रेस अंडर वाटर, कि एक बार एक रैट की फाइट हो जाती है, किससे? टाइग्रेस यानी बाघिन से, पानी के अंदर। एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, और वो जो रैट है वो टाइग्रेस को किल कर देता है, पर उसे उसके जो कब्स होते हैं, यानी छोटे बच्चे होते हैं, उसके
बेबी लॉयन या बेबी बियर को बोलते हैं, तो यहाँ पे बेबी लायन है, उनके बच्चे जो थे ना उस टाइग्रेस के, उसको उस पे क्या आ गई, पिटी यानी दया आ गई। एंड टेंस देम लविंगली, और फिर उसने बड़े प्यार से उनको टेंस किया, मतलब लुक आफ्टर किया, देखभाल की, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर कहा करता था कि मुझे नहीं पता कि मैं इस सीन कैसे पोर्ट्रे करूं या कैसे दर्शाऊं, कैसे दिखाऊं। And Subbu come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victims offspring। और फिर सुब्बू आता और बताता प्रोड्यूसर को कि सर आप ना इस सीन को इन 4 अलग अलग तरीकों से दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो। पॉरिंग मतलब होता है उड़ेलना, फ्लो, टू फ्लो और टू स्ट्रीम, कि किस प्रकार उस स्पेसिफिक सीन के अंदर रैट बाघिन को मारने के बाद, टाइग्रेस को किल करने के बाद, उसके ऑफस्प्रिंग मतलब यंग एनिमल यानी उसके छोटे बच्चे, जैसे कि अभी मैंने मीनिंग बताया कब्स, उन पे किस प्रकार वो अपना प्यार उड़ेल रहा है, अपना प्यार जता रहा है। कौन? रैट। तो सुब्बू बताता, विक्टिम मतलब होता है शिकार और अफेक्शन मतलब होता है स्नेह या प्रेम। Good, but I'm not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives। अब जब प्रोड्यूसर ये कहा करता कि मुझे नहीं लगता ये जो तुम 4 वेज बता रहे हो इनमें से कोई भी वे अच्छा रहेगा इस स्पेसिफिक सीन को शूट करने का, तो जानते हो फिर सुब्बू जो है वो 14 मोर ऑल्टरनेटिव के साथ, यानी उस सीन को शूट करने के, उस सीन को दर्शाने के अन्य 14 विकल्पों के साथ, तरीकों के साथ आ जाता कि किस प्रकार इस सीन को शूट किया जाए, नए 14 ऑल्टरनेटिव्स यानी विकल्प के साथ। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू। सुब्बू जैसे व्यक्ति के साथ फिल्म बनाना बहुत ही आसान था। एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू द जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, और अगर ये कहा जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियोज को उसके गोल्डन ईयर्स के अंदर एक डायरेक्शन और एक डेफिनेशन दिया, एक दिशा और एक परिभाषा दी, तो वो कौन था? इट वाज सुब्बू। वो सुब्बू था। गोल्डन ईयर्स का मतलब होता है फाइनल ईयर्स यानी अंतिम वर्षों में, ठीक है। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। अब इसमें अशोका मित्रन बता रहा है कि सुब्बू की एक खास अलग से पहचान थी। एक कौन सी पहचान थी? एज अ पोएट, एक कवि के रूप में, एंड दो ही वाज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। अब वो बता रहा है कि सुब्बू के अंदर एक ये क्वालिटी थी कि वो हायर फॉर्म्स की, कॉम्प्लेक्स फॉर्म की यानी डिफिकल्ट तरीके की राइटिंग कर सकता था, पोएट्री कर सकता था, ठीक है। ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मैसेज, लेकिन उसने डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, उसने जानबूझकर के अपनी पोएट्री की लैंग्वेज कैसे रखी जो मैसेज के लिए होती है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों के लिए होती है, आम लोगों की आम बोलचाल की भाषा, ठीक है, उनके लिए उसने अपनी पोएट्री को लिखा। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements। अशोका मित्रन बता रहा है कि फिल्मों में उसे जो सफलता मिली ना, उसने ड्वार्फ का मतलब होता है टू मेक स्मॉल, यानी छोटा कर दिया। किसको? किसको छोटा कर दिया? किसको कवर कर दिया? उसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स को, यानी उसकी साहित्यिक उपलब्धियों को, एज अ पोएट, ठीक है। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, ऐसा कौन मानते हैं? उसके क्रिटिक्स मानते हैं, उसके आलोचक मानते हैं, यानी जो किसी के काम को एनालाइज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिटिक्स। आपने सुना होगा मूवी क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है, फिल्म विश्लेषक और आलोचक, ठीक है। He composed several truly original story poems in folk refrain and diction। सुब्बू ने एज अ राइटर और एज अ पोएट कई सारी ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स लिखी, मतलब कविताओं के रूप में कहानियां लिखी, ठीक है। किसमें लिखी? इन फोक रिफ्रेन। फोक रिफ्रेन किसे बोलते हैं? फोक रिफ्रेन अगर मैं हिंदी में बोलूं तो लोक शैली को बोलते हैं, यानी आम जो लोग होते हैं उनकी भाषा या बोली में उसने अपनी रचनाओं को लिखा। ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम कल्चर एंड म्यूजिक, ठीक है। एंड डिक्शन, डिक्शन का मतलब होता है स्टाइल ऑफ स्पीच यानी बोली। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल थिलियाना मोहनैम्बल। इसके अलावा उसने एक बहुत ही स्प्रॉलिंग नॉवल लिखी। स्प्रॉलिंग मतलब होता है एक्सटेंडेड यानी विस्तृत, नॉवल लिखी जिसका नाम था थिलियाना मोहनैम्बल।
थिलियाना का मतलब होता है, ये तमिल वर्ड है, ठीक है। थिलियाना का मतलब होता है डांस क्वीन, ठीक है, अ गॉडेस ऑफ ब्यूटी। और मोहनम्बल का मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ये जो आप देख रहे हैं जिसे हम और आप बोलते हैं तानपुरा, ठीक है, अर्थात तानपुरे के संगीत पर डांस करने वाली, नृत्य करने वाली एक डांस क्वीन, एक सुंदर स्त्री, ठीक है। ये इस टाइटल का अर्थ हुआ। इसके इस नॉवल के ऊपर एक मूवी भी बनी है, मैं आपको उसकी फोटोग्राफ थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये वो नॉवेल है और इसके ऊपर ये फिल्म बनी थी, ठीक है, जिसने उस सुंदर डांस करने वाली स्त्री का रोल किया था, ये वो एक्ट्रेस है। तो आगे वो कहता है कि उस नॉवल के अंदर सुब्बू ने बहुत ही डेफ्टली, मतलब होता है स्किलफुली, यानी चतुराई से, कुशलता से, एस्ट मतलब होता है क्रिएटेड, उसने उस नॉवल के अंदर बहुत ही चतुराई से कई सारे चरित्रों का, पात्रों का, कैरेक्टर्स का निर्माण किया, ठीक है। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। भाई सुब्बू की जो नॉवल थी ना, वो देवदासीज पर बेस्ड थी। अब ये देवदासीज कौन होते हैं? ये देवदासीज जो है वो साउथ इंडिया के अंदर उन महिलाओं को देवदासी कहा जाता था जो अपना संपूर्ण जीवन मंदिर और ईश्वर के प्रति समर्पित कर देती थी, ठीक है, और पूरी लाइफ वो मंदिर में रह करके सेवा किया करती थी, तथा मंदिर में जब भी संगीत का, भजन का कार्यक्रम होता था तो वो नृत्य किया करती थी। तो जो सुब्बू की नॉवल थी वो उन महिलाओं पर आधारित थी, उन्होंने उनके मूड एंड मैनर को रिक्रिएट किया अपनी नॉवल के माध्यम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुब्बू की एक्टिंग स्किल्स की। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, फिल्मों में उसने हाथ तो आजमाया लेकिन वो फ्लॉप रही, पर एज फार एज हिज एक्टिंग इज कंसर्न, एक्टिंग अच्छी थी उसकी, ऐसा माना जाता है। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। सुब्बू एक बहुत ही अमेजिंग, मतलब शानदार अभिनेता था, एक शानदार एक्टर था, जबरदस्त। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, उसने कभी भी लीड रोल प्राप्त करने की, मुख्य भूमिका प्राप्त करने की कभी भी उसने डिजायर यानी इच्छा नहीं रखी, कभी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं रखी। एस्पायर्ड का मतलब कीपिंग अ डिजायर, ठीक है। बट whatever subsidiary role he played in any of films, he performed better than the supposed main players। पर उसने जो भी सहायक की भूमिका निभाई, जो भी सेकेंडरी रोल अपनाया, उसमें भी उसने उस फिल्म के मेन प्लेयर से अच्छा परफॉर्म किया, यानी उस फिल्म में काम करने वाले जो मुख्य पात्र थे, मेन कैरेक्टर थे, उससे, उन लोगों से अच्छा उसने मूवी के अंदर परफॉर्म किया। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस। अब एक नई क्वालिटी जानिए सुब्बू की। सुब्बू के मन में उन सभी के लिए एक जेन्युइन लव था, जिनसे भी सुब्बू मिलता, जिनसे भी सुब्बू की मुलाकात होती, एंड हिज हाउस वाज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस। उसका घर एक परमानेंट रेजिडेंस की तरह था, एक स्थायी निवास की तरह था। किन लोगों के लिए? उन दर्जनों लोगों के लिए जो उसके नियर एंड फार के रिश्ते में थे, यानी दूर पास के उसके रिश्तेदार थे। एंड एक्विंटेंसेस मतलब होता है जान पहचान के लोग, यानी जो भी सुब्बू के जान पहचान के लोग थे या उसके दूर पास के रिश्तेदार थे, सभी के लिए सुब्बू का घर एक निवास स्थान की तरह था, एक आश्रय स्थल की तरह था, मतलब कोई भी वहां पे आकर के रहने लग जाता था। सुब्बू इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them। ऐसा लगता है कि ये बात सुब्बू के नेचर के बिल्कुल विरुद्ध थी कि उसके घर में उसने इतने सारे लोगों को आसरा भी दिया है और उन्हें वो फीड भी कर रहा है, यानी खिला भी रहा है। सुब्बू इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, ये उसके नेचर के बिल्कुल विरुद्ध था। Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies। वो इतना चैरिटेबल और इम्प्रोविडेंट था। चैरिटेबल का मतलब होता है जेनरस, काइंड हार्टेड, होल हार्टेड, दानशील। वो इतना दानशील था। एंड इम्प्रोविडेंट मैन, इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है लापरवाह, यानी केयरलेस। वो एक दानशील और एक लापरवाह व्यक्ति था। एंड येट ही हैड एनिमीज, और फिर भी उसके दुश्मन थे। मतलब इतना ज्यादा दानशील होने के बावजूद, इतना ज्यादा लोगों से एक सच्चा प्रेम करने के बावजूद भी उसके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस? ऐसा क्यों था? क्या इसका कारण ये था कि वो बॉस के बहुत ही इंटीमेट था, यानी जो जिमैनी स्टूडियो के बॉस थे
कौन? एस वाटसन, वो उनके बहुत ही क्लोज था। इंटीमेट मतलब होता है क्लोज और डिवोटेड, यानी उनके प्रति समर्पित था। और वॉज इट हिज जनरल डिमीनर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंस, या फिर ये कारण तो नहीं था कि उसका जो डिमीनर है, डिमीनर का मतलब होता है आचरण, यानी उसका जो आचरण है वो किससे मेल खाता था? साइकोफेंट से। साइकोफेंट किसे बोलते हैं? साइकोफेंट बोलते हैं चमचे को, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैटरर, जो फ्लैटरिंग करता है। स्कूल में देखे होंगे आपने टीचर्स के फ्लैटरर, बटरिंग करते हैं जो, राइट। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, और वो हमेशा तैयार रहता था। ये वजह भी हो सकती थी कि उसके लोग दुश्मन हैं, क्यों? क्योंकि वो हर चीज के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए हमेशा तैयार रहता था। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direct things for Subbu. इनमें से कोई भी बात हो, लेकिन एक व्यक्ति था मेकअप डिपार्टमेंट में जो सबसे बुरा सोच सकता था, सबसे बुरी चीजें सोच सकता था। डायरेक्ट मतलब होता है वर्स्ट और एक्सट्रीम। सबसे ज्यादा बुरा सोचने वाला एक व्यक्ति कौन था सुब्बू के विरुद्ध? जी हाँ, वो था ऑफिस बॉय। करेक्ट, ठीक है। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writer and poets. बच्चों, अब ये बता रहे हैं कि सुब्बू जो है, आप उसे हमेशा किसके साथ देखेंगे? बॉस के साथ देखेंगे। बट अगर बात करें अटेंडेंस रोल की, अटेंडेंस रोल क्या होता है? जैसे स्कूल में आपकी अटेंडेंस के लिए एक रजिस्टर होता है, उसी प्रकार एक डॉक्यूमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अटेंडेंस रोल, ठीक है। अटेंडेंस रोल में अगर अटेंडेंस लगती थी तो सुब्बू को किस डिपार्टमेंट में कैटेगराइज किया गया था, किस डिपार्टमेंट में ग्रुप किया गया था? उस डिपार्टमेंट का नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट, ठीक है। क्या नाम था? स्टोरी डिपार्टमेंट। जेमिनी स्टूडियोज में एक डिपार्टमेंट था स्टोरी डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट में बाकी लोगों के साथ सुब्बू भी था। बाकी लोग कौन कौन हुआ करते थे? कंप्राइजिंग मतलब कंसिस्टिंग लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर एंड पोएट्स। उसमें एक तो लॉयर था और बाकी एक पूरा का पूरा असेंबली यानी ग्रुप था किसका? राइटर्स एंड पोएट्स का, ठीक है। गाइज यहाँ पे स्टोरी अब एक न्यू कैरेक्टर पर स्विच करेगी, अब नया कैरेक्टर आएगा। इससे पहले हमने सुब्बू के बारे में पढ़ा। सुब्बू का कैरेक्टर स्केच जो मैं बता रहा था उसका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, क्योंकि अब आगे सुब्बू के बारे में इस लेसन में कोई भी बात होने वाली नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे लेसन को, अब तक जो मैंने आपको लेसन समझाया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सेगमेंट्स में कैटेगराइज करूँ, क्लासीफाई करूँ, तो इनिशियल सेगमेंट हमारा क्या था? वो हमारा पैनकेक्स के बारे में था, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव हुए तो वो हमारा मेकअप डिपार्टमेंट या मेकअप रूम के बारे में था, वहां पे काम करने वाले लोगों के बारे में था। फिर हमारी स्टोरी आगे बढ़ी तो उसमें हमारे सामने एक नया कैरेक्टर ऑफिस बॉय आया, ठीक है। उसके बाद अशोका मित्र ने स्वयं के बारे में बताया, फिर सुब्बू, एंड फाइनली नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, और यू कैन से वी आर मूविंग टू अ नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछला जो हमने पढ़ा वो अब आगे उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। The lawyer was also officially known as the legal advisor. बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लीगल एडवाइजर को यानी लॉयर को इलीगल एडवाइजर क्यों रेफर किया जाता था, ठीक है। अब इसका आंसर आप समझिएगा। इट्स अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड इट मे बी आस्क्ड इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, अब ये कहानी बताएंगे वो कैसे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, ऑफिशियली तो वो लीगल एडवाइजर कहलाया जाता था, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट। पर सभी लोग उसे कैसे रेफर करते थे? ऑपोजिट, यानी उल्टा बुलाते थे, इलीगल एडवाइजर। ऐसा उसने क्या इलीगल किया था? यही क्वेश्चन है और इसका आंसर अब शुरू हो रहा है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री, who was also extremely temperamental, जो जितनी ज्यादा वो टैलेंटेड थी उतनी ही ज्यादा वो टेम्परामेंटल मतलब हॉट हेडेड मतलब गुस्से वाली थी। वंस ब्लू ओवर ऑन दी सेट, एक बार क्या हुआ, वो लड़की सेट पर ब्लू ओवर मतलब होता है फट पड़ना। फट पड़ना मतलब एक तरीके से गुस्से में बहुत कुछ बोल जाना, ठीक है। बर्ड्स यानी फटना। ऑन दी सेट्स, शूटिंग चल रही थी, सभी लोग मौजूद थे। अचानक कोई बात हुई, उसे गुस्सा आया और बस उसने बोलना शुरू कर दिया। वाइल एवरीवन स्टूड स्टन, जब हर कोई वहां पे स्टन खड़ा होता, स्टन का मतलब होता है शॉक्ड, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। अब इस लॉयर ने पता एक चालाकी की, इसने चुपके से रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को
ऑन कर दिया, स्विच ऑन। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रीथ, और जब वो एक्ट्रेस, जब वो गुस्से में कॉन्टिन्यूस बोल रही थी, बीच में सांस लेने के लिए रुकी, द लॉयर सेड टू हर 1 मिनट प्लीज, और लॉयर ने कहा कृपया 1 मिनट, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को प्लेबैक कर दिया। अब जब वो रिकॉर्डिंग प्लेबैक की गई तो उसमें there was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade against the producer. उस स्पीच में ऐसा कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग नहीं था, मतलब एक्यूसेटरी यानी दोष लगाने वाला, जिसमें दोषारोपण किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही कुछ ऐसा अनमेंशनेबली मतलब होता है एम्बैरेसिंग, फोल मतलब होता है एविल यानी रॉन्ग यानी बुरा। उसकी स्पीच में, उस एक्ट्रेस की टायरेड मतलब लॉन्ग स्पीच में प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कुछ भी दोष लगाने वाला या एम्बैरेसिंग कोई भी गलत बात नहीं कही गई थी। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, पर जब उसने अपनी वॉइस को साउंड इक्विपमेंट से सुना, शी वाज स्ट्रक डम। स्ट्रक डम का मतलब होता है शॉक्ड एंड साइलेंट। A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication. ये जो लड़की थी, दिस एक्ट्रेस, ये कंट्री साइड से आई थी। कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाका, वहां से आई थी ये। और ये अपनी जिंदगी के जो स्टेजेस होते हैं, अर्थात चरण, अपनी लाइफ के उन चरणों से नहीं गुजरी थी जिसके बाद एक अनुभव प्राप्त होता है, सांसारिक अनुभव, वर्ल्डली एक्सपीरियंस, जिसका मतलब होता है समाज से मिलने वाला अनुभव, ठीक है, जो आमतौर पर चल करके एक ऐसी स्थिति में लाता है हमें, एक ऐसी स्थिति में जनरली प्रीसीड पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन। उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक इंपॉर्टेंस मिलती है, एक सोफिस्टिकेशन मतलब होता है एलिगेंस और ग्रेस मिलता है, हमें एक सम्मान मिलता है, समाज में एक स्थान मिलता है। दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटाप्लेटेड इनटू, इस लड़की ने अपने आप को उस सोशल स्टेटस में बिना किसी कड़वे अनुभव के, बिना किसी कड़वे अनुभव को प्राप्त किए, फेस किए, पा लिया था। इसे नहीं पता था इस प्रकार की स्थिति में किस तरीके से बिहेव किया जाता है, और अपने इस गुस्से की वजह से और लीगल एडवाइजर की गलती की वजह से उसका करियर यहां खराब हो गया। बच्चों, कैटापल्टेड इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है टू पुट समवन इन द स्पॉटलाइट, यानी किसी को स्पॉटलाइट में लाना या फिर कुछ ऐसा करना जिससे कि कोई व्यक्ति फेमस हो जाए या उसका सोशल स्टेटस इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे इस लड़की का ऑलरेडी सोशल स्टेटस इंक्रीज हो चुका था, पर उसके बावजूद भी ये नहीं समझ पाई कि किस प्रकार इस प्रकार की स्थिति में बिहेव करना होता है, और फिर उसका करियर यहाँ खराब हो गया। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। उस दिन के बाद जो टेरर उसने उस दिन फील किया था, उस टेरर से वो कभी उसके बाद बाहर नहीं निकल पाई, उस डर से कभी बाहर नहीं निकल पाई, उसे एक सदमा लग गया। दैट वाज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और उसके बाद उसका एक ब्रिलियंट एक्टिंग करियर जो ब्रीफ रहा, बहुत ही संक्षिप्त रहा, उसका अंत हो गया। द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, ये जो लीगल एडवाइजर था जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का भी एक सदस्य था, had unwittingly brought about that sad end, जो अपनी बेवकूफी से, unwittingly मतलब होता है बेवकूफी से, अपनी बेवकूफी से उस लड़की के करियर का उसने अंत कर दिया। while every other member of the department wore a खादी of uniform, जबकि उस स्टोरी डिपार्टमेंट में जितने भी सदस्य थे उन सबका पहनावा क्या था, वो सभी लोग खादी यूनिफॉर्म पहना करते थे, विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट। वो थोड़ी ओवरसाइज मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा साइज वाली खादी की शर्ट पहना करते थे, और इसके अलावा क्लम्सली मतलब होता है इल शेप्ड, मतलब अजीब सी शेप वाली शर्ट पहना करते थे, खादी शर्ट। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स कोट दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल, और लीगल एडवाइजर यानी लॉयर क्या पहना करता था, वो एक पैंट और टाई पहना करता था, वो पैंट्स एंड टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, और कभी कभी वो एक ऐसा कोट पहन के आता था जो किसकी तरह लगता था, कोट ऑफ मेल की तरह। कोट ऑफ मेल मतलब क्या होता है बच्चों, कोट ऑफ मेल का मतलब होता है आर्मर, आर्मर मतलब होता है रक्षा कवच। आप ये देख रहे हैं, ये सोल्जर्स पहना करते थे, दिस इज कॉल्ड आर्मर। Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites.
बच्चों अब यहाँ पे अशोकामित्रन बता रहा है कि वो दिखने में बड़ा ही असहाय और बहुत ही अकेला सा प्रतीत होता था। किनके बीच? क्राउड ऑफ ड्रीमर्स किसको बोला जाता है? पोएट्स को। यहाँ पे जो कवि हैं वो ड्रीम करके ही तो लिखते हैं ना अपनी पोएट्रीज, ठीक है, सोच करके। तो क्राउड ऑफ ड्रीमर्स मतलब होता है उन पोएट्स की बात की जा रही है। उनके बीच वो एक अकेला सा असहाय सा दिखने वाला कोल्ड लॉजिक वाला व्यक्ति था। कोल्ड लॉजिक किसे बोलते हैं? यूजलेस लॉजिक। लॉजिक मतलब रीजन यानी तर्क, यानी व्यर्थ के तर्क देने वाला व्यक्ति नजर आता था उन कवियों की भीड़ में। न्यूट्रल मतलब होता है अनबायस्ड या इम्पार्शियल, यानी जो किसी का पक्ष नहीं लेता। इन एन असेंबली ऑफ गांधीइट्स एंड खादीइट्स, और वो किसकी असेंबली में अलग नजर आता था? गांधीवादी और खादी पहनने वाले लोगों की, यानी गांधी जी के फॉलोअर्स को क्या बोला जाता है? गांधीवादी। तो वहां पर जो अधिकतर पोएट्स थे वो गांधीवादी थे और वो गांधी जी की तरह ही खादी वस्त्र पहना करते थे। खादी धोती आप ये देख रहे हैं, ठीक है।